हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएससी 67 प्री जो कि 20 और 22 सितंबर को होने वाला है, इसमें आस्था आईएएस का टेस्ट लेकर आए हैं। और टेस्ट नंबर है ये 5, फुल लेंथ टेस्ट है 4, अपडेटेड है। पहली बात तो ठीक है। तो इसमें बिना समय गंवाए पूरा एक टेस्ट एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हिंदी माध्यम में देखेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ हिंदी माध्यम में प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था। देखिए, पटना का नाम पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर तो है, ठीक है, लेकिन पावापुरी जो है पटना का नाम नहीं था। अगला प्रश्न है बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था। तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था दाऊद खां करारानी। अगला प्रश्न है किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी मतलब भागलपुर के निकट में हुआ था। तो देखिए, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर हैं, वसु पूज्य नाम है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था भागलपुर के निकट। इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि जो इसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है तीर्थंकर और दूसरा एक शब्द है निग्रंथ। तीर्थंकर संस्थापक होते हैं और निग्रंथ जो होते हैं वो संत होते हैं। अर्थ होता है इसका बंधन रहित, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था। तो हरि सिंह देव को पराजित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में। गयासुद्दीन तुगलक ने किया था 1324 में। बंगाल अभियान से वापसी पर इसने कर्नाट वंश के सम्राट जो थे हरि सिंह को पराजित कर राज्य पर उसके अधिकार भी कर लिया था। इसमें एक चीज़ और याद रखना कि कर्नाट वंश का अंत भी हो गया था और हरि सिंह कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, जो कि कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर कब आक्रमण किया था। तो ये आक्रमण हुआ था 1590 में, अकबर का समय है ना। तो बिहार में शांति व्यवस्था स्थापित करने के बाद राजा मान सिंह ने उड़ीसा पर 1590 में आक्रमण किया था और बंगाल के सूबेदार और अधिकारियों ने भी इनकी सहायता की थी। अगला प्रश्न है तिरहुत के किस वैनवार वंश के शासक के छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तो इन्होंने शिव सिंह के संरक्षण में रहे हैं। इनके बारे में थोड़ा अगर देखें तो इनका जन्म हुआ था 1380 में दरभंगा में, आज का मधुबनी जिला है, बिस्फी ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। इसमें नाम आता है शेरशाह सूरी का। पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत की। भूमि की व्यवस्थित माप के लिए शेरशाह ने सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग भी किया था, ठीक है। सही उत्तर हो गया शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है बिहार में किसके समय में पंजी प्रथा का विकास हुआ। तो पंजी प्रथा का विकास हुआ था कर्नाट राजवंश के समय में हुआ था, ठीक है। कर्नाट राजवंश के समय में पंजी प्रथा का विकास हुआ और पटवारी व्यवस्था का मिथिला में प्रारंभ भी जो हुआ था वो इसी समय में हुआ था। ध्यान रखना, कर्नाट वंश के समय में। अगला प्रश्न है पंचायत समिति में कितने स्थायी समितियां होती हैं। कितनी स्थायी समितियां होती भाई, ये होती हैं 7, ठीक है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा वन और वन प्राणी विषय समर्थित सूची में शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 42वां। अगला प्रश्न है कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये 3 क्षेत्रों में बांटा गया भाई। पहला है उत्तर पश्चिम मैदान, दूसरा है उत्तर पूर्वी मैदान और तीसरा है दक्षिण मैदान। अगला प्रश्न है बिहार में 12 पनबिजली परियोजना का कब तक पूर्ण निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो ये रखा गया 2021 तक, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है NHFS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है। अगर देखा जाए बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हो गई है 1090। ठीक है। बिहार में राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के लगातार जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के कारण लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है NHFS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितना प्रतिशत है। तो ये है 3.0%। ठीक है, याद रखना है। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना कि पहले कितना था, तो पहले था वो 3.4%। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल में बिहार के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा हुई है। तो बटरफ्लाई पार्क बनाने की घोषणा हुई है रोहतास में। ठीक है, रोहतास में हुई है। रोहतास जिले के महत्वपूर्ण धार्मिक इको पर्यटन स्थल तोतला भवानी, नाम याद रखना, तोतला भवानी में राज्य का प्रथम बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा। साथ ही तोतला भवानी के समीप हर्बल पार्क भी विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो रोहतास में है। अगला प्रश्न दिसंबर 2021 में बिहार के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन किया गया है। तो ये हुआ था नालंदा के राजगीर में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क किस जिले में प्रस्तावित है। तो ये भैया कटिहार में। ठीक है ना। जूट उत्पादन से सीमांचल में विकास स्वरोजगार के उद्देश्य से पूर्णिया में ये खोला जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है। जूट उद्यमियों को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय ग्रामीणों महिलाओं को स्वरोजगार के उद्देश्य से जूट उत्पादों का प्रशिक्षण देना भी है। सॉरी, ये कटिहार नहीं है, ये आपका पूर्णिया में है। ठीक है। अगला प्रश्न है भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव कार्यक्रम 2022 में मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए इसमें सही उत्तर है अमित शाह। ठीक है। कौन थे वीर कुंवर सिंह। 1857 के अग्रिम योद्धा रहे हैं। इनका 165वां विजय उत्सव मनाया गया 23 अप्रैल 2022 को ध्यान रखना। जगदीशपुर के दुलौर स्थित जिस मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा झंडा लहराने को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसी मंच पर वीर कुंवर सिंह के वंशज ब्रह्मानंद सिंह को सम्मानित भी किया गया है। तो ध्यान रखना विजय उत्सव कौन सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार में चलाए जा रहे अभियान प्रहार का संबंध किससे है। तो प्रहार का संबंध किससे है, यह है पुलिस कार्रवाई से संबंधित। भाई ये क्यों चलाया जा रहा है, इसमें देखिए पुलिस मुख्यालय ने जो आंकड़े जारी हुए हैं कि संगीन आपराधिक मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की विशेष मुहिम इसमें चलाई जा रही है। ध्यान रखना, ऐसे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान प्रहार के तहत मार्च 2022 में वज्र द्वारा 5769 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सबसे अधिक 1786 अपराधियों को पटना में गिरफ्तार किया गया है। ध्यान रखना। वहीं मुजफ्फरपुर सारण जो है दूसरे तीसरे स्थान पे हैं। हत्या के प्रयास का मामला देखा जाए तो 1072 है। हत्या के मामले में 511, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामला 332 है। पुलिस पर हमले से जुड़े कांडों में 227 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है बिहार किस जिले में स्थित पावापुरी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रख दिया गया है। तो ये कहाँ पे है भाई, ये आपका पड़ेगा नालंदा में। ठीक है। वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी की स्थापना दिवस 14 अप्रैल 2022 को मनाया गया है। के अवसर पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे ने विम्स का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घोषणा की है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। पावापुरी क्या भाई, पावापुरी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर रहे हैं। भगवान महावीर के निर्वाण की भूमि है ये। ठीक है, तो नालंदा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का अपना कर राजस्व वित्तीय वर्ष 21-22 में कितना रहा है। कर राजस्व बिहार का कितना रहा भाई, तो बिहार का जो कर राजस्व था
वो था 45,767 करोड़ रुपया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आनंद किशोर। तो यह पुरस्कार पूरे देश में से चुनिंदा IAS अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलता है। बिहार बोर्ड में अनेक नव प्रयोगों, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। सम्मान लेने के बाद अध्यक्ष हैं आनंद किशोर ने कहा कि बिहार बोर्ड की पूरी परीक्षा प्रक्रिया व्यवस्था को पारदर्शी और छात्र हित में बनाया गया है। ठीक है, तो किसको मिला भाई? ये आनंद किशोर को मिला हुआ है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ये मैथ वाले जो प्रश्न है ना, इनको नहीं करते हैं, मैथ वाले सारे प्रश्न छोड़ देंगे। अब आगे चलेंगे हम। ठीक है, तो हम आ जाएंगे सीधे 33 पर। संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे किसका समर्थन प्राप्त न हो। तो इसमें देखिए क्या है ना कि सरकार कब तक बनती है? लोकसभा में सरकार को जब तक विश्वास प्राप्त रहता है तभी तक वो सरकार चलती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ना, संसद के निचले सदन के अधिकांश सदस्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मतलब लोकसभा निचला सदन ना। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना भी, इसमें नियंत्रक मंडल की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल परिषद, कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये दिए गए हैं। विनियमन अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, इसमें देखिए नियंत्रक मंडल कब बनाएगा भाई? नियंत्रक मंडल को हम छोड़ देते हैं, पहले हम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर लेते हैं। तो ये हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, इसका पहला हो जाएगा। बी का पहला हो गया, तो बी का पहला देख लेते हैं, तो बी का पहला भी एक में ही, तो इसका सही उत्तर हम बी ही कर देंगे। ठीक है, तो नियंत्रक मंडल की स्थापना कब हुई थी? नियंत्रक मंडल की स्थापना हुई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली 1833 में। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1813 के तहत की गई थी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे बरकरार रखा गया है? तो क्या है भाई? अब इसमें देखेंगे ना, तो इसमें देखिए व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में रहने बसने की स्वतंत्रता, संघ और संघ की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसमें प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना, इसी को इसमें बाद में शामिल किया। प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष रूप से उल्लेख तो नहीं है, लेकिन 19(1)(a) में ऐसा बताया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है, राज्यों को उनके गठन के आधार पर कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। देखिए एक हम जब पॉलिटी आप लोगों को पढ़ाए थे तो हमने बताया था, ऐसे कर सकते हैं हम, गुनाह हिमे मत्री सिमी गो, फिर छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड, फिर तेलंगाना भी है, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो इसमें देख सकते हैं ना कि सबसे पहले नागालैंड आएगा, है ना, पहले नागालैंड आएगा, फिर आएगा हरियाणा, तो एक के बाद 3 आएगा, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर हो गया बी। 1936 में नागालैंड बना है। 1966 1966 में पंजाब से हरियाणा बनाया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन हुआ। 14 में हो गया तेलंगाना का गठन। तो सही उत्तर इसका बी हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में राज्य सूची के अंतर्गत आता है? अब देखिए, राज्य सूची के अंतर्गत कृषि तो राज्य सूची में ही आता है ना, तो सही उत्तर ये हो गया। बस बात खत्म। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता? तो भाई अस्पृश्यता का उन्मूलन करता अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत है 18, है ना। 16 में क्या है? समान जो अवसर की समानता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, 14 तो सही है, विधि के समक्ष समता है। 16 में अवसर की समता है, समानता है। 17 में उपाधियों का अंत नहीं है, अभी हमने पढ़ा है। और 18 में सैन्य उपाधियों का अंत तो हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारत के धर्मनिरपेक्षता को एक स्थिर धर्म कहा है? भाई, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ये कहाँ देखेंगे भाई? तो इसको हम देखेंगे भाग 4 में। भाग 4 में DPSP, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, कन्वेंशन एक वक्ता हमेशा एक वक्ता का पालन किया गया, ये क्या भाई? अब इसका जो सही उत्तर ना वो है यूके में एक परंपरा है कि एक बार एक वक्ता हमेशा एक वक्ता होता है। ब्रिटिश स्पीकर को हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों द्वारा और उनमें से संसद की शुरुआत में चुना जाता है। आमतौर पर वह जितनी बार चाहे उतनी बार फिर से चुने जाते हैं। पार्टी बदलने से कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी है यूके में है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो गया यूके। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए भाई। भारत में जन्मा नागरिक नहीं, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 साल की आयु पूरी होनी चाहिए। संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो नहीं, लोकसभा। ठीक है ना। तो पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा और तीसरा इसका गलत है। तो पहला दूसरा सही, इसलिए सही उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भैया देखो, संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो एक साल में कम से कम 2 बैठक तो जरूरी है, 2 बार बैठक होनी चाहिए। ठीक है, 85 के अनुसार, है ना, 2 बार बैठक होनी चाहिए भाई। अगला प्रश्न है, फिर से सुमेलित करना। स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर, लक्समीटर। अब देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर को रक्तचाप से मिला देते हैं, रक्तचाप मापने के लिए होता है। तो बी का चौथा कर देते हैं, तो बी का चौथा एक में है, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टेथोस्कोप क्या है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए होता है। कैरेटोमीटर क्या होता है? सोने की शुद्धता के लिए होता है। लक्समीटर क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। ठीक है, सही उत्तर सी हो गया। फिर से मिलाना है। अमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पिंगतुला, बैरोमीटर। देखो क्या है, बैरोमीटर को हम दाब से मिला देते हैं। बैरोमीटर को हम दाब से मिला देते हैं, तो डी का पहला हो जाएगा। अमीटर उसको छोड़ो। हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर क्या है? हाइग्रोमीटर होता है सापेक्ष आर्द्रता, तो बी का चौथा। अब बी का चौथा और डी का पहला हो जाएगा, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो अमीटर क्या है? अमीटर होता है विद्युत धारा जो का माप होता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। स्प्रिंगतुला क्या है? भार के लिए होता है, और बैरोमीटर होता है दाब के लिए। पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। देखिए क्या है ना, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, वो ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर कम होता है। आपको ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है कि भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होता है।
अगला प्रश्न, एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? नाव के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, नाव के घनत्व के, नाव के भार के, नाव के आयतन के। तो इसका जो सही उत्तर वो है नाव के भार के बराबर होगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यही तो है कि प्लवन का नियम है। उत्प्लावन बल नहीं है। देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं फिलहाल। जब एक नाव अथवा कोई भी वस्तु किसी तरल में तैरती तो उस पर तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल ही होता है। ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में जब कोई वस्तु किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी जाती तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो मतलब यह है कि वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का भार वस्तु के भार के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एक दौड़ में फिनिश लाइन से आगे दौड़ने वाला मैराथन धावक किसके कारण होता है? तो ये होता भैया जड़ता का कानून। गति की जड़ता या न्यूटन की गति का पहला नियम जो है ना, नियम गति की अचानक समाप्ति का विरोध करता है और शरीर को अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मजबूर करता है ना, मजबूर करता है। तो सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 52 नंबर प्रश्न है, अभी 51 नंबर प्रश्न है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसका भार बना रहता है। क्या बना रहता है? तो उसका भार भैया कुछ बना रहता होगा, मतलब आदर्श परिस्थिति जब वायु प्रतिरोध नगण्य होता है तब की बात कर रहे हैं। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसका वजन वही रहता है। क्यों? क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न है, घर में चिमनियों का कार्य किस पर आधारित है? घर में जो चिमनियों का काम होता है, आप देखेंगे जैसे कि घर के बाहर हवा का वेग चिमनी के नोजल के ऊपर अधिक वेग के अंदर की तुलना में अधिक होता है और दबाव वहाँ पे कम बनता है। तो हवा क्या करती है, कम दबाव वाले क्षेत्र में चली जाती है, इस प्रकार धुएं को उड़ा दिया जाता है। ठीक है। तो इसमें बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत काम करता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है, लोहे की चादर के जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो देखिए जस्ता का परत चढ़ा जाता ना, जस्ता क्यों? क्योंकि वो एक जंग रोधी अभिकर्ता होता है, इसलिए जंग से बचाने के लिए उस जस्ते का लेप लगाया जाता है। इसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। जस्ता कृत लोहा जल साबुन के विलयन पेट्रोल खनिज तेलों के प्रभाव को सहन करने में सक्षम होता है और जंग रहित लोहा या धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए इसमें क्रोमियम को मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो गया जस्ता। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टेफ्लॉन। ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को सामान्यतः टेफ्लॉन कहा जाता है। टेफ्लॉन किसको बोलते हैं? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक संश्लेषित बहुलक होता है। ध्यान रखना भाई, अत्यंत कठोर होता है, चिकना होता है, गैर प्रतिक्रियाशील होता है, जिस पर ऊष्मा आम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। इसलिए इसका विभिन्न उपयोग होता है, जैसे न चिपकने वाले बर्तन बनाने में, अत्यधिक अपक्रियाशील संक्षारक रसायनों के कंटेनर बनाने में और स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर ही क्यों उबलने लगता है? तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है वहाँ पे और जल का क्वथनांक नीचे आ जाता है। तो सही उत्तर ये हो गया। अगला प्रश्न है, पक्षी के अंडे के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पक्षी के अंडे के अध्ययन को बोलते हैं ओलॉजी। ओलॉजी। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है भाई? वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। ठीक है, याद रखना ये स्वीडन के वनस्पति शास्त्री और जीव विज्ञानी थे। इनकी एक किताब थी सिस्टेमा नेचुरी। 1758 में जीवों के वैज्ञानिक नाम उनके वर्गीकरण की व्यवस्थित की प्रणाली प्रस्तुत की। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत, जंतु जगत तथा खनिज जगत में विभाजित किया। उन्होंने पादप जगत को 24 वर्गों और जंतु जगत को
6 वर्गों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? त्वरण। इसका डी सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कांटेदार चमड़ी वाले जंतु क्या कहलाते हैं भाई? कांटेदार चमड़ी वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एचिनोडर्मेटा। उनके शरीर पर रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ज़्यादातर कांटेदार चमड़ी वाले जानवर होते हैं, नम समुद्री हैं, जो समुद्र तल पर रहते हैं। उनमें से कुछ मुक्त जीवित हैं और उनमें से कुछ निर्जीव हैं। लार्वा में समरूपता द्विभाषी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सर्प विष रहित होता है? तो देखिए, रसेल वाइपर, किंग कोबरा, टाइगर स्नेक, ये सब नहीं, अजगर होता है। ये बहुत बार कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखना, अजगर होता है विष रहित। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? ये भैया लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य के पेट में एसिड एक्स बनता है, ठीक है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो एक्स क्या भाई? भोजन के पाचन में जो मदद करता है और वो पेट में बनता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर सी हो गया। अगला प्रश्न है, पादप के कायिक अंगों में शामिल हैं। तो पादप के कायिक अंग में क्या क्या होते हैं भाई? देखो, कायिक और प्रजनन। अब कायिक में देखेंगे ना, तो जड़, तना, पत्तियां, ये सब आ जाते हैं। लेकिन प्रजनन में क्या आएंगे? बीज आएंगे, फल आएंगे, पुष्प आएंगे। तो ठीक है, तो ये सब के सब इसके सही उत्तर हो जाएंगे, कायिक अंग में शामिल होते हैं। सही उत्तर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुझाया हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम होती है? सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है? ये होती है दृश्यमान प्रकाश की। ठीक है, कपास और ऊन के रेशों के बीच अंतर ज्ञात किया जा सकता है, कैसे? तो ये ज्ञात कर सकते हैं हम जलन के द्वारा। कपास के रेशों में लौ का रंग पीला नारंगी स्थिर होता है, लेकिन ऊन के रेशों में रंग जो होता है नारंगी और टिमटिमाता होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न देखेंगे, पानी एक इलेक्ट्रिक केतली है जो डैश के कारण गर्म रहता है। क्या भाई? इसमें देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहन के कारण होता होगा ना। द्रव में ऊष्मा का स्थानांतरण सामान्यतः संवहन द्वारा होता है। ठीक है, सही उत्तर हो गया संवहन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जबकि निम्नलिखित में से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा नहीं है। तो न्यूक्लियोटाइड का जो हिस्सा नहीं है वो है एमिनो एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कामुक है? तो कामुक कौन भाई? ये है आपका मच्छर। मच्छर जो है कामुक है। ठीक है, कैसे? अब देखिए, संगुइवोरस वे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों के खून का पोषण और उपभोग करते हैं। संगुइवोरस नाम है। ठीक है, ध्यान रखना। संगुइवोरस में जोंक आता, मादा मच्छर आता, वेम्पायर, चमगादड़ आता है। ये सब कुछ मांसाहारी जीव भी जिन्हें ऑब्लिगेट सेंगुइवोर्स कहते हैं, भोजन के अलावा अन्य खाद्य उत्पादों पर भी पोषण करते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, तो मच्छर सही उत्तर हो गया। जब दो जीव इस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं तो दोनों को लाभ होता है, तो उसको बोलते हैं पारस्परिकता बोलते होंगे, है ना, पारस्परिकता बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का रंग पीला सफ़ेद किस कारण होता है? तो पीला सफ़ेद क्यों होता है गाय के दूध का रंग? तो ये होता है कैसीन के साथ कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, मानव शर्करा में अपर्याप्त रक्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? मानव शरीर में अपर्याप्त
रक्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? अपर्याप्त की बात हो रही, ध्यान रखना यहाँ पे। तो अपर्याप्त जो रक्त आपूर्ति होती है ना, उसको बोलते हैं इस्कीमिया। क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं भाई। क्या होता है इस्कीमिया? शरीर के किसी भी ऊतक, मांसपेशी समूह, अंग को रक्त की आपूर्ति में प्रतिबंध है, जिससे सेलुलर चयापचय मतलब ऊतक को जीवित रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो गया इस्कीमिया। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था का मतलब है देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। ठीक है। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है भाई? बंद अर्थव्यवस्था ना तो निर्यात होता ना ही आयात होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो कैसे प्राप्त किया जाता है भाई? और देखिए, ये प्राप्त होता है NNP MP माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय से। ठीक है, सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश की में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप में होगी अगर देश में पूंजी निर्माण होता है तो? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किस सरकार के द्वारा लागू की? देखिए, रोलिंग प्लान लाई गई थी जनता पार्टी सरकार द्वारा। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, इसको हम अनवरत योजना भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं हॉट मनी। ठीक है, तो इसको हॉट मनी बोला जाता है। लाभ के लिए ऐसा करती, ठीक है, लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। अमेरिकन डॉलर है, येन है, यूरो है, ये सब हॉट करेंसी ही हैं। अगला प्रश्न है, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? अब इसे देखिए क्या बोलते हैं भाई, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है, तो इसको क्या बोलते होंगे? इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात बोलते हैं, SLR बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो ये कब हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जुलाई 1969 में। ठीक है। CRR में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव होंगे भाई? ये हमने इकोनॉमिक्स आपको बताया था। ठीक है। अब इसका जो सही उत्तर है वो है बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी आ जाएगी अगर CRR में वृद्धि हो जाएगी तो की बात हम करें। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। तो CRR अगर बढ़ जाता है ना, तो याद रखना बैंकों की जो ऋण देने की क्षमता है वो कम हो जाती है। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी आपको। सही उत्तर इसका B हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? ये काम कौन करेगा भाई? ये काम देखिए सीधी सी बात है, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? अब प्रत्यक्ष कर क्या भाई? प्रत्यक्ष कर वो होता है जो व्यक्ति जब यूज करता है ना, तो वो उसका भार सीधे उसी पे पड़े, उसी को हम प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विक्रय कर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना भाई, तो कर लेते हैं सुमेलित। महासागरीय धाराएं, महासागर का नाम है, अगुलहास धारा है, अम्बोल्ट है, क्यूरोशियो है, बेंगोइला है, तो इसको सुमेलित कर लेते हैं भाई। तो देखो, हम पहले तो हिंद महासागर में ही चल रहे थे अपने हिंद महासागर। तो अगुलहास धारा कहाँ है? अगुलहास धारा अपने हिंद महासागर में, दक्षिण हिंद महासागर में। ठीक है। तो इसका अब एक पहला हो जाएगा, अब एक पहला अभी 2 में है। ठीक है। हम्बोल्ट कहाँ है? हम्बोल्ट है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, B का चौथा हो जाएगा। A का पहला और B का चौथा अभी भी 2 है। क्यूरोशियो कहाँ भाई? क्यूरोशियो जो है ना उत्तरी प्रशांत महासागर में है, तो C का तीसरा हो जाएगा। अब C का तीसरा हो गया तो सही उत्तर A हो जाएगा। ठीक है। तो बेंगोइला कहाँ है? बेंगोइला है दक्षिणी अंध महासागर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है, तो कहाँ? देखो, कर्क पे नहीं चमकता, मकर रेखा पे चमकेगा, है ना। सही उत्तर हो जाएगा B, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सीधे चमकता है सूर्य 22 दिसंबर को। अब 21 से 22 जून को कर्क रेखा पर चमकता 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, है ना।
अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो सहायक कौन सी होगी भाई? अब देखिए, जैविक कृषि स्थानांतरित नहीं हो सकती, कांच गृह में पौध उगाना नहीं, अधिक उपज वाली किस्म की खेती नहीं, लेकिन जैविक कृषि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है भाई? इसका जो सही उत्तर है वो है डेनमार्क। ऐसा क्या मतलब कि डेनमार्क अपने कृषि और दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है। डेनमार्क में खाद्य सामग्री तैयार करना देश का मुख्य उद्योग है। देश की अर्थव्यवस्था खेती, डेयरी फार्मिंग, सेवाओं, व्यापार पर आधारित है। यहाँ पशुओं के लिए घास उगाई जाती है। दुग्ध उद्योग यहाँ का बहुत विकसित है। यहाँ पे मक्खन, पनीर, दूध, दही, मांस भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर से सुमेलित करने वाला है भाई, तो इसको भी सुमेलित कर लेते हैं। मानव प्रजातियां हैं, अधिकांश व्यक्ति यहाँ से हैं। तो देखिए, मंगोल है, कॉकेसाइड है, ऑस्ट्रेलॉयड है, नेग्रोइड है। तो मंगोल कहाँ से हैं? मंगोल है दक्षिण कोरिया में। पहला का हो गया दूसरा, तो बी और डी अभी कन्फ्यूजन है। कॉकेसाइड कहाँ है? कॉकेसाइड जर्मनी में। तो दूसरे का चौथा हो गया, पहला का दूसरा और दूसरे का चौथा, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरा ऑस्ट्रेलॉयड है श्रीलंका में, नेग्रोइड है कहाँ? इथियोपिया में, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, डोनबास नामक कोयला बेसिन क्षेत्र कहाँ है? डोनबास, तो डोनबास का भाई, डोनबास आपका यह जो डोनेट्स बेसिन है, इसी को हम डोनबास भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये काला सागर और अजोव सागर के उत्तर में है। ठीक है, ध्यान रखना। यह क्षेत्र यूक्रेन में पड़ता है, कोयले का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, चागोस द्वीप समूह अवस्थित है। चागोस कहाँ भाई? चागोस हिंद महासागर में है। ठीक है, ध्यान रखना। यह 7 अटॉल का समूह है जिसमें 60 से अधिक द्वीप हैं। यह द्वीप समूह मालदीव के उत्तर में है और यूके का अधीन क्षेत्र है। तो सही उत्तर इसका हिंद महासागर हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं कब? वो तो तब बनेंगे ना जब नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती रहती है। ठीक है, तभी प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती? अब देखो, कर्क रेखा सीधा जाए ना भाई, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश दोनों से तो नहीं गुजरती है। ठीक है, 8 राज्य से होकर जाती है। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से होकर नहीं जाती। सही उत्तर इसका हो गया ई। और चीज़ और याद रखना कि भारत की जो माही नदी है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हवाओं के घुमाव की संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है? तो संतोषजनक व्याख्या कौन देता भाई? ये देता फेरल का नियम। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। अक्षीय गति के कारण, विक्षेप बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, सभी हवाएं प्रवणता की दिशा की दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी की सर्वोत्तम व्याख्या फेरल के नियम द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, मानव सभ्यता के आरंभिक काल को 3 भागों में बांटा गया, कौन सा काल उन 3 में नहीं आता है? देखो, पूरा पाषाण काल आता है, नवपाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल, न महापाषाण काल कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महापाषाण काल इसमें नहीं शामिल होता। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है? तो देखिए, मालविका अग्निमित्रम ये शुंग वंशी राजा है अग्निमित्र। ठीक है, नाटक है अग्निमित्र, शुंग राजवंश से संबंधित है। महाकवि कालिदास का ग्रंथ है, ये नाटक ग्रंथ है। इसमें इस शुंग कालीन राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान मिलता है। इसी एक बात ये भी पता चलता है कि पुष्यमित्र का पुत्र है अग्निमित्र, विदिशा का राज्यपाल था और उसने विदिशा को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, यवन आक्रमण का भी उल्लेख इसमें किया गया है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। निष्क जो थे ना, वो सिक्के होते थे। अब किसके सिक्के होते थे? ये होते थे भैया निष्क सतनाम, ये सब थे ना, सिक्के ही होते थे। ये स्वर्ण आभूषण थे। अच्छा ठीक है,
स्वर्णाभूषण थे। ठीक है, सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाई ये भाब्रू स्तंभ में बताया है, भाब्रू, या फिर इसको बोलते हैं बैराट स्तंभ। ठीक है, ध्यान रखना, बैराट स्तंभ भी कहा जाता है। कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए, और यही अभिलेख ना अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी भी प्रमाणित करता है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल की हाथीकुंभा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो ये भैया संस्कृत भाषा में। शक संवत कब प्रारंभ हुआ? शक संवत कब प्रारंभ होता है? तो इसकी शुरुआत होती है आपकी 78 AD में। ठीक है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासकों द्वारा करवाई गई थी? विक्रमशिला पाल वंश के शासक थे ना, इन्होंने ही करवाई थी। पाल वंश का शासक है धर्मपाल। 8वीं शताब्दी में भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इसने। ठीक है, ये बौद्ध धर्म दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। सही उत्तर हो गया पाल वंश, धर्मपाल, नाम याद रखना। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? तो देखिए, सबसे अधिक जो ये हुआ है ना, ये रजिया के समय में हुआ है। ठीक है, सही उत्तर डी हो गया। दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे? तो ये तुर्क थे सब। ठीक है, कौन थे भैया? तुर्क थे। सही उत्तर हो गया, तुर्कान चहलगानी कहा जाता था ना। सही उत्तर सी हो गया। अब्दुल रज्जाक भारत फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो कृष्णदेव राय के समय में आया हुआ था, फारसी राजदूत था। देवराय द्वितीय के समय में आया हुआ था। ठीक है, देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक आया हुआ था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम, महावत खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा था? तो खुर्रम मतलब शाहजहां की बात हो रही है। शाहजहां की बात हो रही है, शाहजहां रहेंगे ही नहीं। शाहजहां हैं तो अकबर की बात हो ही नहीं सकती। हुमायूं की तो बिल्कुल नहीं होगी। जहांगीर इसके सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो गया जहांगीर। ठीक है, जहांगीर सही उत्तर हो गया। तो जहांगीर सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो। गद्दी पर जहांगीर के बैठने के शीघ्र बाद ही विद्रोह किया। 1606 में पराजित भी हुआ। 1623 में शहजादा खुर्रम ने भी विद्रोह किया। महाबत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने इसका दमन कर दिया। फिर महाबत खां ने भी विद्रोह कर दिया था। तो सही उत्तर हो गया जहांगीर। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो भैया ये बलबन है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? अब हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी भाई? देखिए, ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो हमीदा बानो बेगम देखिए हिंदाल के गुरु हैं। कौन? मीर अली अकबर जामी। इनकी पुत्री हैं हमीदा बानो बेगम, जिसका विवाह हुआ था हुमायूं के साथ। ठीक है, तो हुमायूं की पत्नी है हमीदा बानो बेगम। ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं है? तो अकबर का समकालीन कौन है भाई? अब देखिए, अकबर का समकालीन इतिहासकार में अबुल फजल का नाम आता है, अब्दुल कादिर बदायूनी का आता है, निजामुद्दीन अहमद का आता है, लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी का नाम इसमें नहीं आता है। ठीक है, सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो 2 बार देखो राज्याभिषेक किसका हुआ है? ये औरंगजेब का 2 बार हुआ था। ठीक है, औरंगजेब का 2 बार हुआ। आगरा पर आधिपत्य कर शीघ्र औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से की। 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में भी इसने अपना राज्याभिषेक करवाया, खजवा और देवराई की युद्ध में सफल होने के बाद। नहीं, खजवा देवराई युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित है भाई? 110 नंबर प्रश्न है और इसका देखते हैं। इसमें देखिए, अकबर विलियम हॉकिंस, जहांगीर रॉल्फिच, शाहजहां टॉमस रो, औरंगजेब मनुची। देखो क्या है, अकबर विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के समय में। ठीक है, विलियम हॉकिंस। औरंगजेब के समय में मनुची आया हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीघ निकाय का हिंदी अनुवाद किया? दीघ निकाय का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो इनका अनुवाद किए थे राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से
कौन उत्तरदायी थे? तो इसमें नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है भैया, सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन, देखिए हेनरी लुई विवियन डेरोजियो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सही उत्तर हो गया ए। 1820 के दशक में ऐसा हुआ था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे ये, और अपने विद्रोहियों को विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराए और उन्हें तमाम तरह के सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। सही उत्तर हो गया ए, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो सही है। अगला प्रश्न, सूर्यास्त कानून ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। तो ये हमने बता रखा पहले ही, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है ना, हम इतिहास में लिखवाए भी हैं। वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था, तो उसका सही उत्तर क्या है? अब इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल है भारत का। 1828 से 1835 तक का शासनकाल रहा है। इसके शासनकाल में स्थानीय भाषाओं को न्यायालय में फारसी के विकल्प के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, यंग इंडिया के लेखक कौन है? अब यंग इंडिया के लेखक कौन होंगे? यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। ठीक है, और याद रखना, इसी पुस्तक में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसमें संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने को थी। अगला प्रश्न देखें, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो ये गांधी जी बनाए थे ना, कि नेहरू जी बनाए थे? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इसका आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। सही उत्तर बी हो जाएगा। वैसे इसमें सही उत्तर ई होना चाहिए, क्योंकि सबके सब गलत हैं। अगला प्रश्न, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा दिए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, एक सुमेलित नहीं है। अब इसमें देख लेते कौन सुमेलित नहीं। देखो, कानपुर में नाना साहब थे, सही बात है। झांसी में लक्ष्मीबाई थी, सही है। ग्वालियर में तात्या टोपे थे। इलाहाबाद में कुंवर सिंह नहीं थे, सही उत्तर डी हो जाएगा। इलाहाबाद में कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। बिहार में बाबू कुंवर सिंह थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, और बरेली में थे खान बहादुर खान। ठीक है, अगला प्रश्न, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया किसने? तो ये फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। 1905 में नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया भाई? अब देखो, लॉर्ड समाज था ना, उसने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ऐसा बोला था। ठीक है, सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है, इसमें कई सारे लोग रहे हैं फिलहाल। 1880 में बना है। न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में इसकी स्थापना हुई। 84 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित हो गई। इसके संस्थापकों में ना वीके चिपलूनकर रहे हैं। ठीक है, बीजी तिलक रहे हैं, एमबी नाम जोशी भी रहे हैं। तो बीजी तिलक हैं, वीके चिपलूनकर हैं, एमबी नाम जोशी। ठीक है, तो ध्यान रखना। एक चीज़ और याद रखना, इसमें जो जस्टिस रानाडे हैं ना, ये 5 संरक्षकों में से एक थे। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बीजी तिलक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये भैया लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुई थी भैया 1933 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, MC शीतलवाड़, BN राव, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो किसके सदस्य थे भाई? ये भैया देखो, भारत सेवक संघ या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। ठीक है, सही बात है, और डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में तटरक्षक बलों द्वारा निम्न में से किस जीव की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया?
ओलिविया देखिए कछुआ के लिए चलाया गया था, ठीक है, उड़ीसा में। सही उत्तर हो गया ए, ठीक है ना। अरे ओलिव रिडले कछुआ है ना, उसी के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा निर्मित चिकनगुनिया की किस वैक्सीन टीके ने चरण 2 और 3 के नैदानिक परीक्षणों में प्रवेश किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है BBV87। सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए दुनिया का पहला निजी डिजिटल कोड किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? तो ये काम किसने किया भैया? इसका नाम है ज्यूपिटिस। ज्यूपिटिस जो कि चंडीगढ़ का एक स्टार्टअप है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका संचालन ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश निम्न में से कौन सा है? तो इसमें देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत, ठीक है। इसमें एक आंकड़ा आप बता सकते हैं कि कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है पूरे भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने लड़कियों के विवाह हेतु न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसे लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा? तो कौन से में संशोधन करना पड़ेगा भाई? ये करना होगा भैया बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तीनों के तीनों में संशोधन करना पड़ेगा। टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो देखिए ये शुरू किया गया है कहाँ पे? भूटान में। सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न, भारत सर्वेक्षण 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये हुई भैया कृषि क्षेत्र में 3.6% की वृद्धि दर्ज हुई, ठीक है, सही उत्तर भी हो गया। नवंबर 2021 में निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व के शहरों को गर्मी से निपटने हेतु सहायता करने के लिए बीटिंग द हीट ए सस्टेनेबल कूलिंग हैंडबुक फॉर सिटीज नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो इसके लेखक हैं, मुंबई में जन्मी हैं डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थीं। इनको हाल ही में 15वां शेख जायद पुरस्कार भी मिला हुआ है और ये पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति भी बन गई। तो डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन नाम है। हाल ही में किस देश की पर्यावरणविद अधिवक्ता रिजवान हसन को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस देश से संबंधित है? ये हैं भैया रिजवान हसन नाम है, ये वकील हैं पर्यावरण की रक्षा करने में के लिए। हाँ, बांग्लादेश वासी, बांग्लादेश से संबंधित है। सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2022 में किस देश ने नूर 2 नामक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ईरान ने, नूर 2 नाम से, ध्यान रखना। अर्थ आवर 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया भाई? ये मनाया गया है 26 मार्च को, ठीक है, ध्यान रखना, 26 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई? तो ये हुई हरियाणा सरकार के द्वारा की गई घोषणा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन का देश के सकल मूल्यवर्धन में कितने प्रतिशत का योगदान है भाई? तो इसका जो सही उत्तर वो है 18.8%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो वो है 6.4%, 22-23 के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्व घाटा है 9.90 लाख करोड़ का, राजकोषीय घाटा है 16.61 लाख करोड़ का, प्राथमिक घाटा है 7.21 लाख करोड़ का। राजस्व घाटा 3.8% है, राजकोषीय घाटा 6.4% है और प्राथमिक घाटा है 2.8%। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाना प्रारंभ किया गया? तो ये कब प्रारंभ हुआ भाई? ये प्रारंभ हुआ है आपका 2015 से, ठीक है, 7 अगस्त को मनाया जाता है, ध्यान रखना। और ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। और इसका उद्घाटन जो हुआ था ना वो कांचीपुरम तमिलनाडु में हुआ था,
ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-21 का आयोजन अगस्त 2021 में किया गया था। इंद्र-21 होता है भारत और रूस के बीच में, ठीक है। मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इसका सही उत्तर है स्वीडन की। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना नाम की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है। तो कौन कर रहा है भाई, ये कर रही हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। सही उत्तर भी हो जाएगा, ठीक है ना। याद, उद्देश्य है इसका देश भर में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण करना। 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन था, सबसे ज़्यादा कौन खोजा गया भाई। अब इसमें देखिए, इसमें जो सही उत्तर इसका है वो है नीरज चोपड़ा, ठीक है। नीरज चोपड़ा सही उत्तर हो गया। हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख बनी है। अब नई प्रमुख जो बनी ना, संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार नियुक्त किए हैं, है ना, कैथरीन रसेल। अच्छा, को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब यूनिसेफ की प्रमुख नियुक्त किया गया इनको, ठीक है। याद रखना, जो बाइडेन की सलाहकार भी हैं, यूनिसेफ में इनको नियुक्त किया गया। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिली डाला बेहरा किस खेल से जुड़ी भाई। देखिए किससे जुड़ी हैं, ये जुड़ी हैं भाई भारोत्तोलन से, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है। इंडिया आउट अभियान ये संबंधित है मालदीव से। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने किया था इस अभियान का नेतृत्व, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की कंपनी साब ने भारतीय सेना से 84 एंटी आर्मर हथियार का अनुबंध हासिल किया हुआ है। तो ये भैया देखो क्या है, स्वीडन ने किया है, ठीक है। सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ये भैया देखो क्या है ना, इसमें मिला हुआ है 5.25 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करेंगे और अगली वीडियो फिर अभी कल आएगी जिसमें फिर 150 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और ये हो सकता है किसी और संस्था का हो, टेस्ट रहे। तो फिलहाल आप अगर देख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पेपर भी आपका 20-22 सितंबर को है। जितना पढ़ें उसको रिवाइज करते रहिए, बार बार टेस्ट लगाते रहिए। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।